चलिए आज इतिहास की किताबों से थोड़ी धूल हटाते हैं और उसे जिंदा करते हैं। इन हाथ से लिखे नोट्स के जरिए हम देखेंगे कि कैसे कुछ पुराने विचारों और शहरों ने मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। इन नोट्स की सबसे खास बात पता है क्या है? ये इतिहास को सिर्फ तारीखों और नामों का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक मजेदार कहानी की तरह बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कुछ पवित्र किताबें और कुछ खोए हुए शहर एक इतने बड़े साम्राज्य की बुनियाद बन सकते हैं। मतलब एक विचार से साम्राज्य तक का सफर कैसे तय हुआ। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ही वक्त में चल रही दो अलग अलग दुनियाओं से। एक तरफ थी विचारों और फिलॉसफी की दुनिया और दूसरी तरफ वेल प्लान्ड शहरों की एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता। इस कहानी की जो नींव है वो है वेद, भारत के सबसे पुराने सबसे पवित्र ग्रंथ। और देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थी, ये तो उस जमाने के समाज, उनकी सोच, उनके कल्चर, सबका आईना थी। अब वेद हैं तो चार। इनमें से ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन सामवेद की बात ही कुछ और है। पता है, इसे इंडियन म्यूजिक का फादर कहा जाता है। सोचिए जरा, हजारों साल पहले संगीत की इतनी इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक तरफ तो ये वैदिक कल्चर पनप रहा था और ठीक उसी वक्त एक और जबरदस्त कहानी चल रही थी। ये कहानी थी भारत की पहली ग्रेट अर्बन सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता, जो शुरू हुई, अपने पीक पर पहुंची और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। और हाँ, इसे कोई गांव देहात वाली सभ्यता मत समझिएगा, ये एक प्रॉपर नगरीय सभ्यता थी। मतलब अर्बन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर। अरे भाई, वहाँ प्लैंड सड़कें थीं, पोर्ट्स थे, बड़े बड़े अनाज के गोदाम थे। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड थे। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये वो दौर था जब एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया। नए नए विचार, नई नई फिलॉसफीज और नए धर्म सामने आ रहे थे, और इन्होंने समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी क्रांति के बीच जैन धर्म एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। और जैसा कि नोट्स में लिखा है, महावीर, जो इसके 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने ही इन विचारों को एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया। और लगभग उसी टाइम पर एक और महान थिंकर सामने आए, सिद्धार्थ गौतम। जी हाँ, वही जिन्हें हम और आप आज बुद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने दुनिया को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। अब देखिए, ये दोनों फिलॉसफी थी तो अलग अलग। जहाँ जैन धर्म का कोर प्रिंसिपल था अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, वहीं बौद्ध धर्म का फोकस था कि दुनिया में जो दुख है उसका कारण क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इसके लिए उन्होंने दिए 4 नोबल ट्रूथ्स और दी 8 फोल्ड पाथ। तो अब हमारी कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। ये जो अलग अलग विचार थे, अलग अलग कल्चर थे और जो बिखरे हुए राज्य थे, ये सब अब एक साथ जुड़कर एक माइटी एम्पायर बनाने वाले थे। उस टाइम पे भारत, अब समझिए, 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें महाजनपद कहते थे। और इन सब में से एक, मगध, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिसोर्सेज की वजह से धीरे धीरे सबसे पावरफुल बन गया। और इसी मगध में एक एम्बिशियस नौजवान उठा, जिसने उस वक्त की पावरफुल नंद डायनेस्टी को जड़ से उखाड़ फेंका और एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रखी। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त अकेले नहीं थे, उनके पीछे एक मास्टरमाइंड था, चाणक्य। वो सिर्फ चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो गुरु थे, वो आर्किटेक्ट थे जिसने पूरे एम्पायर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। और चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र। अरे ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये तो मौर्य एम्पायर को चलाने की गाइड बुक थी, एक तरह का ब्लूप्रिंट। इसमें पॉलिटिक्स, जासूसी, इकोनॉमिक्स, टैक्स कैसे लेना है, मतलब एक राजा को राज कैसे चलाना है, A to Z सब कुछ था। और चाणक्य की गाइडेंस में चंद्रगुप्त ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने नंद वंश के घमंडी राजा धनानंद को हराया, सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर की बढ़त को रोका, और सबसे बड़ी बात, पहली बार नॉर्थ इंडिया को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। फिर आते हैं चंद्रगुप्त के पोते अशोक, जिन्होंने इस एम्पायर को इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इतिहास उन्हें सिर्फ एक विजेता के तौर पर याद नहीं रखता, उन्हें याद रखा जाता है एक ऐसे बदलाव के लिए जो शायद ही किसी राजा में आया हो। और वो साल था 261 BC। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये अशोक की जिंदगी और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
इसी साल हुई थी कलिंग की लड़ाई। कहते हैं कलिंग में अशोक जीते तो जरूर, लेकिन वो जीत इतनी खौफनाक थी, इतनी खूनी थी कि उस खून खराबे ने सम्राट अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया। और मजे की बात यह है कि इस बात का सबूत खुद अशोक ने दिया। उन्होंने पत्थरों पर लिखवा दिया अपने 13वें रॉक एडिक्ट में। उसमें साफ साफ लिखा है कलिंग की लड़ाई के बारे में और उनके हृदय परिवर्तन के बारे में, ताकि दुनिया, आने वाली पीढ़ियां सब जाने। उस लड़ाई के बाद सब कुछ बदल गया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी ही बदल दी। उन्होंने धम्म की नीति शुरू की, जिसका सीधा सा मतलब था अब जीत तलवार से नहीं बल्कि धर्म, प्यार और अहिंसा से होगी। ये महान मौर्य एम्पायर करीब 137 सालों तक चला और इसका अंत हुआ जब इसके आखिरी राजा बृहद्रथ को उन्हीं के सेनापति ने मार दिया। लेकिन साम्राज्य खत्म हो गया, पर उसकी कहानी, उसकी विरासत, वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। अगर एक आइडिया, एक सोच, एक खूंखार विजेता को शांति का पुजारी बना सकती है, तो फिर असली पावर का मतलब क्या है? क्या वो तलवार में है या विचारों में? इस पर सोचिएगा जरूर।